हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे एफआईए एक्ट 1974 की एक समरी। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताए हैं एफआईए एक्ट 1974 से आने वाले इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़, जैसे कि एफआईए के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, एफआईए की एकेडमी कहाँ पर है, एफआईए के अभी के डायरेक्टर जनरल कौन है, इसी तरीके से और एमसीक्यू जो एफआईए से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाय किए। एफआईए एक्ट 1974 इस्लामाबाद में पब्लिश हुई। इट वॉज पब्लिश इन आईसीटी इन द ऑफिशियल गज़ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऑफिशियल गज़ट में, और ये पब्लिश हुई ऑन 17 जनवरी 1975 ऑन द डे ऑफ फ्राइडे, जुम्मे के दिन जो है ये पब्लिश हुई। इस एक्ट को अब एसेडमिनी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 13 जनवरी 1975। इसके अलावा द सोल पर्पस फॉर विच दिस एजेंसी वाज कंस्टिट्यूटेड वाज सिंपल, दैट इट विल इन्वेस्टिगेट offenses and crimes related to the federal government or matters connected or concerned therewith। ये फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है ऑफेंसेस और क्राइम है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईए बनाई गई थी। इसके जो है 10 सेक्शन है और एक शेड्यूल है। इसमें आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन जो है ये किस चीज़ के साथ डील करता है, क्योंकि एफआईए पेपर्स में अगर आप उसको उठाकर देख ले तो ये एमसीक्यूज़ आए हुए हैं कि सेक्शन 1 किससे डील करता है, सेक्शन 2 किससे डील करता है, सेक्शन 7 किससे डील करता है। सो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें आए हैं, खैर मैंने वीडियो में भी डिस्कस की हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, लेकिन इस एक्ट में भी मैंने वो चीज़ें हाईलाइट कर ली है जो पेपर्स में आए हुए हैं। अच्छा, सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसमें जो है 3 सब सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है टाइटल के बारे में है कि इस एक्ट को एफआईए एक्ट 1974 कहा जाएगा। दूसरा सब सेक्शन है कि ये एक्ट जो है सारे पाकिस्तान पर लागू होगा इंक्लूडिंग सिटीजन्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स। तीसरा सब सेक्शन है कि इट शेल केम इनटू फोर्स एट वंस। फिर हमारे पास सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के साथ डील करता है। इसमें जो है हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। फर्स्ट इज एजेंसी। सो एजेंसी मीन्स द एफआईए कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। फिर है कोर्ट। सो कोर्ट की मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। डायरेक्टर जनरल। सो डायरेक्टर जनरल मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी। Provincial police. So provincial police means the police constituted by the provincial government under the Police Act 1861। फिर हमारे पास पब्लिक सर्वेंट की डिफिनेशन है, स्पेशल पुलिस की डिफिनेशन है, स्पेसिफाइड पर्सनस की डिफिनेशन है और रूल्स की डिफिनेशन है। स्पेशल पुलिस की डिफिनेशन आप देख ले, खुद डाउनलोड कर ले। ये जो है 10-12 पेज का एक एक्ट है जिसमें ये डिफिनेशन एक दो बार ही देख ले। स्पेशल पुलिस जिसको नहीं पता, सो स्पेशल पुलिस जो है ये 1942 में बनी थी, 1940s में, और उसके बाद जो है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ सो 1948 में एसपीई स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का नाम बदल कर पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट रख दिया गया। फिर उसी से आगे जाकर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एफआईए बनी। सो स्पेशल पुलिस की डेफिनेशन भी आप देख ले। अच्छा, फिर है कि द कंस्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी सेक्शन 3। सो इसमें जो है ये लिखा हुआ है कि एफआईए जो है ये बनाएगी कौन, ये फेडरल गवर्नमेंट एफआईए को बनाएगी और ये जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी रिलेटेड टू ऑफेंसेस, लेकिन सिर्फ अटेम्प्ट पर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी बल्कि ये अटेम्प्ट पर, कॉन्स्पिरेसी पर, कमिटमेंट पर और अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस पर ये जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और इंक्वायरी कर सकती है। फिर हमारे पास सेक्शन 3 में सब सेक्शन 2 है जिसमें हम यह कहा गया है कि डायरेक्टर जनरल और अदर मेंबर्स ऑफ द एजेंसी विल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फिर है कि द सुपरिटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी सेक्शन 4। सो इस सेक्शन 4 में 2 सब सेक्शन है, 1 और 2। सब सेक्शन 1 जो है ये डील करता है सुपरिटेंडेंट्स यानी सुपरविजन, और सब सेक्शन 2 जो है ये डील करता है विद एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारे पास जो है सुपरविजन और सुपरिटेंडेंस जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टर जनरल के पास है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये सब सेक्शन 2 में ये भी है
कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA है इसके पास IGP की जितनी पावर होगी। IGP स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अच्छा, फिर हमारे पास सेक्शन 5 है। सो सेक्शन 5 में जो है पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे पास जो है सब सेक्शन 1 है। ये कहती है कि मेंबर्स ऑफ द एजेंसी की पावर जो है ये थ्रू आउट पाकिस्तान जो है अप्लाई होगी। इसके अलावा ये सब सेक्शन 1 ये भी कहती है कि इनके पास एक शख्स को अरेस्ट करने का और उसकी प्रॉपर्टी को सीज़ करने का पावर भी होती है। अच्छा, फिर हमारे पास सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि एन ऑफिसर नॉट अंडर द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर के पास कितनी पावर होती है। उसके पास एक SHO जो कि एक थाने का इंचार्ज होता है उसकी जितनी पावर होती है। अच्छा, फिर है कि सबसेक्शन 3 है। सबसेक्शन 3 में कहते हैं कि एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑथोराइज बाय द डायरेक्टर जनरल में अरेस्ट विदाउट वारंट। कहते हैं कि एक ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से या सब इंस्पेक्टर की रैंक का हो या उससे ऊपर हो, वो एक शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। रेफर टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। फिर है कि सबसेक्शन 4 में कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ द एजेंसी के पास एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की जितनी पावर होती है। फिर हमारे पास सबसेक्शन 5 है। सबसेक्शन 5 में प्रॉपर्टी के मुतल्लिक़ कहा गया है। अगर मैं सबसेक्शन 5 आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो वो ये होगा कि अगर एक मेंबर ऑफ द एजेंसी को लगता है कि अदालत से ऑर्डर मिलने तक एक प्रॉपर्टी है उसको आया डिमोलिश कर दिया जाएगा या फिर बेच दिया जाएगा या फिर वहाँ से एविडेंस जो है वो मिटा दिए जाएंगे, तो वो क्या कर सकता है, वो अदालत के ऑर्डर मिलने से पहले या मिलने तक और जो ऑनर होगा प्रॉपर्टी का उसको रिटर्न में देगा कि जब तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती इस प्रॉपर्टी को आप ना तो डिमोलिश करेंगे, ना तो सेल करेंगे और ना ही कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे एविडेंस जो है वो ज़ाया हो जाए। तो ये सब सेक्शन 5 कहता है। फिर हमारे पास सेक्शन 5 में सब सेक्शन 6 में कहते हैं कि कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑर्डर, जो इनको ऑर्डर मिला है उनकी कॉन्ट्रवेंशन की सूरत में एक मेंबर हो उसको जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसको 1 साल तक जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर उसको फ़ाइन हो सकती है। इसके अलावा अगर कॉन्ट्रवेंशन संगीन है तो उसको दोनों भी हो सकती है, ही में बी फाइन एंड इम्प्रिजन बोथ। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर सेक्शन 5A है। सेक्शन 5A जो है ये रिलेट करती है, इट इज़ अबाउट सर्टन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। सेक्शन 5A ऑफ द FIA एक्ट जो है ये असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर्स को ये पावर देती है कि वो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे एट सर्टन ओकेजन्स। अच्छा, फिर हमारे पास सेक्शन 6 है। इसमें कहते हैं द पावर टू अमेंड द शेड्यूल। सो ये पावर जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है। फिर हमारे पास सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 इज़ अबाउट डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अच्छा, मैंने एक पेपर में देखा है कि डेलीगेशन ऑफ पावर दिया गया है लेकिन नीचे फिर आंसर में सेक्शन 7A, सेक्शन 7(2), सेक्शन 7 इस तरह से दिया गया है। तो जिन्होंने FIA एक्ट नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि FIA एक्ट में जो है जो सिर्फ एक सब सेक्शन है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 जो है ये डील करता है विद द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल जो है अपनी जो पावर है वो किसी भी शख्स को डिलीगेट कर सकता है इन राइटिंग, वो राइटिंग में देगा उसको और वो पावर अपनी जो है उसको डिलीगेट कर देगा। अच्छा, फिर इंडेमनिटी है सेक्शन 8। इंडेमनिटी के ये माने है कि अगर एक ऑफिसर है उसने गुड फेथ में या फिर अपनी ड्यूटी को बजाने के लिए कोई ऐसा काम किया है जिस पर वो सज़ा का मुर्तकब ठहरा है, लेकिन फिर भी इस एक्ट के अंडर जो है उस पर ना कोई सूट होगा, ना कोई लीगल प्रोसीडिंग होगी, ना ही इम्प्रिजनमेंट होगी, ना इसको पनिशमेंट होगी। क्योंकि उसने जो भी काम किया है वो अपनी ड्यूटीज़ को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया है, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, फिर है द पावर टू मेक रूल्स। सो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गज़ट में जो है बाय नोटिफिकेशन देगी और फिर जो है अमेंडमेंट हो जाएगी इन द FIA एक्ट। इसमें जो है सब सेक्शन 2 हमें बताता है कि FIA में फेडरल गवर्नमेंट जो है ये क्या क्या ये अमेंडमेंट कर सकती है। सो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको चेंज कर सकती है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द मेंबर्स, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंट एजेंसी,
और पावर ऑफ IGP अंडर द पुलिस एक्ट 1861 द एक्सरसाइज बाय डायरेक्टर जनरल। ये सब चीज़ें जो है इसको जो है फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इट कैन अमेंड दोस थिंग। अच्छा, फिर हमारे पास जो है सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख ले। सेक्शन 10 इज़ अबाउट द रिपील। सो यहाँ पर हमारे पास जो है पहला सबसेक्शन है विच टेल अस दैट विद द प्रोमलगेशन ऑफ द FIA एक्ट द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948 इट स्टैंड्स डिसॉल्व। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सबसेक्शन 2 में हमें बताते हैं कि जो मेंबर्स है पिछले वाले, दो चीज़ें होंगी। वो मेंबर जो होंगे वो FIA को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जो इंक्वायरी होगी वो FIA पर कंडक्ट करेगी। फिर हमारे पास सबसेक्शन 3 है, उसमें हमें बताते हैं कि जो मेंबर्स होंगी वो उन्हीं पोस्ट पर वापस FIA में अपॉइंट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें अगर कोई शख्स SI था तो FIA में SI लिख जाएगा और इसी तरह से वाइस वर्सा। फिर हमारे पास सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 4 में बताते हैं कि अगर कोई शख्स जिसका फ़र्ज़ करे जो PSPE से आ गया FIA में, सो वो 30 दिनों के अंदर अंदर ये बताएगा FIA वालों को कि आया वो इस पोस्ट पर रहना चाहता है या फिर वो रिज़ाइन करना चाहता है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है सबसेक्शन 5 है। सबसेक्शन 5 में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स रिटायर हो गया है, जो भी है, जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसकी पिछले वाली एजेंसी में थी, वही टर्म्स एंड कंडीशन, वही पर्क्स एंड प्रिविलेज पैकेजेस इसी एजेंसी में भी होगी, सब्जेक्ट टू सम चेंज लाइक सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 एंड क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 2। सो ये आपका जो है 10 सेक्शंस का एक्ट था। आई होप मैंने इसको अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। इसके अलावा शेड्यूल है, हमारे पास एक ही शेड्यूल है FIA एक्ट में, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑफेंसेस है, मुख्तलिफ एक्ट्स है जिसको FIA जो है इस्तेमाल करती है, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, पाकिस्तान पीनल कोड हो गया, सीक्रेट्स एक्ट हो गया, करप्शन एक्ट हो गया। इस तरीके से तकरीबन 35 एक्ट्स है, ऑर्डिनेंस है और रेगुलेशंस है जो कि FIA लागू होती है व्हेन कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जो कि FIA के दायरा कार में आता है, तो वो सीक्रेट्स एक्ट उस पर अप्लाई होगा। इस तरीके से अगर इमिग्रेशन का मामला है तो उस पर जो है ये एक्सचेंज या फिर रिपेट्रिएशन वाला एक्ट अप्लाई होगा एंड सो ऑन। सो तकरीबन 35 एक्ट्स है जो कि इन पर लागू होती है रिगार्डिंग कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इस तरह से फिर अथॉरिटी का एक हेडिंग दिया गया है ऑन द FIA वेबसाइट हो, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ जो है अमेंडमेंट्स के बारे में बताया गया है कि अथॉरिटी किस वक्त किसको डेलीगेट हुई है। सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको बस इतना याद होना चाहिए कि FIA एक्ट के 10 सेक्शन है, कौन सा सेक्शन किस चीज़ के साथ डील करता है, ये कब बनाया गया है, शेड्यूल कौन कौन से है। अगर ये आपको याद नहीं है सो इट डजेंट मैटर। इसके अलावा अगर आप रिपीट MCQs देखना चाहते हैं सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी वो वीडियो देखें जिसमें मैंने आपके लिए FIA एक्ट 1974 से जो है रिलेटेड इम्पोर्टेंट और रिपीटेड MCQs आपको वहाँ पर लिख दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। सी यू सून विद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।